नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू की हमारी इस सीरीज़ में। और इससे पहले हम अभी हिंदी के पीवाईक्यू कर चुके हैं। लगभग हमने आधे घंटे में पीवाईक्यू वाले करे थे, हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी में और सब तो पुराने ही थे, प्रीवियस ईयर ही से काफ़ी सारे सेम सेम। लेकिन जो अभी लेटेस्ट वाले थे ना 2024 और 25 वाले, वो हमने किए थे। और पॉलिटी अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन हमने तीन तीन पार्ट में किया हुआ था, और पॉलिटी की पूरी 3 क्लासेस आ चुकी है जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा पीवाईक्यू है। और इसके अलावा अभी अभी जो ये भूगोल वाला हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 2025 के, देखो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे गए थे जनवरी में। और इसके अलावा ये 2024 के इसमें प्रश्न दिए गए हैं ना, और ये जो भी हाल ही में पूछे गए आई थिंक कांस्टेबल वाले एग्जाम में, तो उसके प्रश्न भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद इन्फॉर्मेटिव ये सीरीज़ है। इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर आपकी कोई राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें पहले प्रश्न वो ये कनिक सहायक का जो पूछा गया था, अजमेर वाला, है ना। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है इसमें अजमेर वाला, ठीक है। तो पहला है पुष्कर झील वाला। तो पुष्कर झील से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न है? पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। तो हाँ, सही है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। हाँ, कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील है ना, ये मानव निर्मित। तो क्या हो जाएगा? ये भी सेकंड वाला भी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है, और यहाँ ये जो है हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। और पुष्कर झील का निर्माण जो है एक कृत्रिम झील के रूप में 12वीं शताब्दी में किया गया था, और जब लूनी नदी के मुख्य द्वार पर एक बांध बनाया गया था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या दे दिए गए, यहाँ पे हमें राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है। इस तरीके के प्रश्न भी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, तो आप देखते हैं। देखो इसमें जो हमें पहले आती है वो हम कर लेते हैं। तो त्रिपुरा की क्या होती है? अगरतला। मणिपुर की नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की आइजोल। तो आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है इसका? फर्स्ट का सेकंड और इसका थर्ड, तो इसका आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है। वैसे ये वाला अगर हमने एक बार पूरी नज़रें देख रखी है इसमें तो फिर इजी रहता है। देखो पहले त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, कोहिमा की जो है नहीं, नागालैंड की कोहिमा, और जो है मिजोरम की आइजोल। अब बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न हमें दिया गया है, यहाँ पे कुछ जो है वो दी गई हैं, क्रांतियाँ दी गई हैं। इनके बारे में बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है ब्लू क्रांति। तो नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? देखो जो नीली क्रांति है ये है मछली मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, हाँ ये भी सही है। आगे है पीली क्रांति, तिलहन से है, बिल्कुल सही। आगे दिया गया है लाल। तो लाल किस तरह, लाल क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो लाल क्रांति जो जुड़ी हुई है ये टमाटर से जुड़ी हुई है। टमाटर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या उर्वरक बोल दिया इन्होंने, तो ये हो जाएगा गलत। तो फोर्थ वाला गलत है, और 1 2 3 इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए पहला वाला, ठीक है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दे रखी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है? देखो नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादक, और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादक, और भूरी क्रांति है उर्वरक और खाद्य जो है उत्पादन से। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी इसके अलावा और भी जो क्रांति से जुड़े प्रश्न हैं वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, और हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें 4 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं। पहला है बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे से सहायक नदी है। तो बनास चंबल नदी की बाएं किनारे से सहायक नदी है, ये सही है। आगे है पार्वती चंबल नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये भी सही है। आगे है काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, तो क्या ये भी सही है ना। तो 3 तो यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो कौन सा है? 1 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट वाला, ठीक है। देखो पार्वती नदी काली सिंध नदी दोनों चंबल नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी है। कौन सी? पार्वती और काली। किसकी? बनास नदी की, ठीक है। चंबल नदी की। तो यहाँ पे चंबल की बात आ रही है, चंबल देखते हैं पहले, ठीक है। चंबल नदी है, देखो चंबल नदी जो है इसकी जो पार्वती नदी है, पार्वती और जो काली नदी है ये इसके दाहिनी ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से, ठीक है।
और जो ये है चंबल नदी की बनास नदी, ये बाएं तरफ से मिलती है। बनास बौ से बाएं, आप ऐसे ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो यही दिया गया, पार्वती नदी और काली सिंध दोनों ही चंबल नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं, जबकि बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है और ये बाएं किनारे से मिलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अब आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कौन सा कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया गया है पश्चिमी घाट, यहाँ पे कौन से कहाँ पर है। तो पहला क्या है इसमें, पहला इसमें कावेरी। कावेरी कहाँ है, पश्चिमी घाट में होगा। कावेरी पश्चिमी घाट, हाँ ठीक है, कावेरी का पश्चिमी घाट होगा। नेक्स्ट नर्मदा वेरीनाग, नर्मदा अमरकंटक। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती। कौन सी नदी कहाँ से, झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम और रावी। तो देखो जो झेलम है ना, झेलम निकलती है, ये निकलती है वेरीनाग से। और ऐसे अगर मैं आप लोगों ने ट्रिक वाली वीडियो देखी, उसमें बताया था कि झेलेगी कौन, वेरीनाग को। नाग को झेलेगी ना, तो नाग को झेलना पड़ेगा, तो ऐसे याद किया था हमने ट्रिक से इसको। तो ये झेलम निकलती है नर्मदा अमरकंटक से। रावी रोहतांग से, रौ से रावी, रौ से रोहतांग, है ना, ऐसा हमने किया हुआ था। इसका आंसर क्या बन रहा है फिर, 1 2 4, जो 1 4 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। तो जो कावेरी है ये पश्चिमी घाट की है, नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है, झेलना पड़ेगा वेरीनाग को, तो वेरीनाग है यहाँ पे। और रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, अब देखेंगे आगे। फिर यहाँ पे आगे दिया गया है सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो सरहिंद है, इस जो है नहर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, सतलज नदी पर किया गया है। सरहिंद नहर है भारत के पंजाब राज्य की एक प्रमुख नहर है, जो सतलज नदी का पर जो है बना है। सरहिंद नहर का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जिसे जॉर्ज कॉन्स्टेंटाइन द्वारा डिज़ाइन किया गया। और सरहिंद नहर की कुल लंबाई कितनी है, वो जो है 5200 किलोमीटर है। और सतलज नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट है ना कुछ। आगे बढ़ते हैं अब। निम्न में से कौन सा जो है समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी का वर्णित करता है। तो कौन सा करता है, सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक ही करेगा ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। मतलब देखो इसमें लिखा गया है ना, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो सामाजिक वानिकी का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ, सामाजिक और सामुदायिक लाभ के लिए वनों का विकास और प्रबंधन करना। और आर्थिक सामाजिक वानिकी एक वन प्रबंधन की रणनीति है, जिसका उद्देश्य वनों की उगाई और जो है प्रबंधन को स्थानीय समुदायों के साथ मिलाकर करना। आगे टाइगर रिजर्व और उनके राज्य के बीच का सही प्लान, यहाँ पे सही मिलान करना है इनके राज्यों का। तो कौन सा कहाँ पर है, कान्हा छत्तीसगढ़ और बंदीपुर कर्नाटक, पेन्नार तमिलनाडु, सिमलीपाल ये उड़ीसा में, आई थिंक उड़ीसा में ना ये वाला। देखते हैं हाँ कौन सा हमें दिया गया है यहाँ पे, किस तरीके से प्रश्न, हाँ वही। तो ये कौन सा है, ये वाला तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और कान्हा कहाँ है, कान्हा मध्य प्रदेश में था, MP में। कौन सा सही है पूछा था, तो एक बी वाला सही है, बांदीपुर वाला कर्नाटक में। और ये पेरियार कहाँ है, ये केरल में है, केरल है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, देख लेते हैं कौन सा सही है उसमें से पूछा था। एक ही था, बांदीपुर कर्नाटक। इवन कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और पेरियर केरल में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इससे पहले भी सिमलीपाल वाला पूछा गया है। आगे प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो कोल्लेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, सही है। कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में, इसने केरल दिया हुआ है, तो केरल गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, तमिलनाडु। क्या होना चाहिए यहाँ पे, तमिलनाडु होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इसने हमसे यही पूछा कि असत्य कौन सा है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो है कालीवेली झील कहाँ पर है, यह है तमिलनाडु में। और जो है खेचियो पारली झील सिक्किम में है, और खंजियार झील हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखो जो कोल्लेरू झील का है आंध्र प्रदेश में है, और कालीवेली झील का है तमिलनाडु में है, और खेचियो पारली झील सिक्किम में है, और खंजियार झील हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT अलग करता है, किसको करता है, मध्य और महान हिमालय को, और मध्यम शिवालिक को तो नहीं, गलत है। और शिवालिक और भाबर को तो नहीं, ट्रांस को तो अलग नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A वाला। ठीक है, ये तो आयोग का ना फेवरेट प्रश्न है।
देखो यहाँ पे लिखा हिमालय में मौजूद एक प्रमुख भूगर्भीय संरचना को मुख्य केंद्रीय भ्रंश मेन सेंट्रल ट्रस्ट या एमसीटी जिसे कहते हैं वो अलग करता है। यह एक भ्रंश रेखा है जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती है, यानी कि लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है वृहद हिमालय से अलग करती है। और मुख्य केंद्रीय भ्रंश हिमालय के मध्य और जो है पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसके साथ ही विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और तिब्बत के समवर्ती क्षेत्रों में है। और ध्यान रहे कि मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक क्षेत्र को मध्य हिमालय से अलग करती है, यानी कि एमबीटी। आगे प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? अरावली की। ठीक है, देखो अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। हाँ, और ये श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक जो है 692 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में जो है चट्टानों से हुआ है। और माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे प्रश्न श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह है दूध से। रिपीटेड प्रश्न है, कौन सा पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है, खनिज है, वो कहाँ मिलते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। देखो छोटा नागपुर का पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ भारत का सर्वाधिक खनिज भंडार मिलता है। इस पठार का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। और ये पठार कई भागों में बटा है, जैसे हजारीबाग का पठार और कुंडरामा का पठार। और हजारीबाग पठार में स्थित पारसनाथ हिल छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे है डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटा कहाँ स्थित है? वो है नीलगिरी के पहाड़ियों में। ठीक है, देखो डोडा बेटा चोटी 2637 मीटर है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे जो है दूसरी पहली अन्नामुनाई 2695 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ध्यानवत रहे कि प्रसिद्ध पर्यटक एवं ऊटी और जो है उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है। ये पर्यटक स्थल है। ठीक है, दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है? देखो ला भी कहते हैं उसे, मुलिंगला आपने सुना होगा, है ना। धुर भी बोलते हैं पहाड़ों में, धुरा भी होता है। आगे है घाट, घाट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों है ना, तो ए, बी, सी तीनों है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे है मांजुली द्वीप स्थित है। मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइसलैंड में। ठीक है, तो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में स्थित है। यानी कि भारत के पास वैसे तो कोई ज्वालामुखी है नहीं, लेकिन एकमात्र ज्वालामुखी वो कहाँ है? बैरन द्वीप में है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर, राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर उससे 135 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये द्वीप अंडमान सागर से सक्रिय भूतापीय जो है टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। और इस ज्वालामुखी द्वीप का व्यास कितना है? 3 किलोमीटर है। तो द्वीप का जो व्यास है वो कितना है? 3 किलोमीटर। और ये राजधानी से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी बाह्य हिमालय के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय के नाम से जानी जाती है। आगे है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान निरी जो है स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नागपुर में। आगे है भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो भारत में पूर्वी घाट यानी कि पूर्वी घाट इस वाले इलाके का। ठीक है, इस वाले इलाके का। तो यहाँ वाले इलाके का पूछ रहा है कि जो है उच्चतम शिखर कौन सा है? तो ये तो पश्चिमी है ना, पूर्वी, ये वाला है पूर्वी। ठीक है, ये पूर्वी है, तो इसका उच्चतम शिखर पूछ रहा है। तो इसका उच्चतम कौन सा? महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे देखेंगे पश्चिमी घाट। अच्छा, वैसे देखा जाए तो क्योंकि हाँ वही तो, वैसे देखा जाए तो जिंदगड़ा भी तो है। जिंदगड़ा पूर्वी हमेशा अपनी जिद में रहती है ना, ऐसे भी याद किया था ना, एक वो जो हमने ट्रिक देखी थी उसमें देखा था हमने, जो पूर्वी है वो हमेशा जिद में रहती है ना। तो पूर्वी हमेशा जिद में रहती है, तो जिंदगड़ा ऐसे याद किया था। फिर केंद्रमुख भी आता है पश्चिमी की अगर देखा जाए तो, पूर्वी वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, तभी मैं कंफ्यूज हो गई थी। इसमें जिंदवाड़ा ऑप्शन में ही नहीं है, फिर महेंद्रगिरी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय कृषि शोध संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में।
और जो है 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान, तो चावल खा के क्या होता है, कटक कटक आवाज़ आती है, यानी कि कहाँ है, कटक में। ये भी हमने ट्रिक से याद किया है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है, तो उड़ीसा में है ये स्थित। ठीक है, उड़ीसा, ये भी कटक कहाँ है ये भी पता होना चाहिए ना, कई बार कटक ना दे तो उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1946 में, 1946 में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है अराकान योमा, हिमालय का विस्तार जो स्थित है, तो अराकान योमा हिमालय का विस्तार जो स्थित है, तो क्या है, म्यांमार में। तो अराकान कहाँ है, म्यांमार में। ठीक है, आगे है हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किससे संबंधित है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किससे संबंधित है, वलीत पर्वत से। फोल्डेड माउंटेन कैसे कहते हैं इन्हें, फोल्डेड माउंटेन्स। विंध्याचल उस वर्ग की पर्वत श्रेणी से संबंधित है, तो विंध्याचल किस वर्ग की जो है पर्वत श्रेणी से संबंधित है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाएंगे, देखो गंगा, महानदी और गोदावरी, ये सब कहाँ इधर को जाती है ना, इसमें मैंग्रोव वन तो पाए जाते हैं। लेकिन अब कावेरी, कृष्णा कावेरी, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है कावेरी इस डेल्टा समुद्र से काफ़ी दूर है और यहाँ खारे पानी का प्रभाव कम होता है, इसीलिए कावेरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब जाती तो इधर ही साइड है ना, एस्चुरिया ऐसे तो नहीं कि कोई बनाती है। आगे है जमुनापारी नस्ल है, तो जमुनापारी नस्ल किसकी है, बकरी की नस्ल है। जमुनापारी बकरी का नस्ल है और इस बकरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी क्षेत्र में हुई है, इसलिए इसे यमुनापुरी या जमुनापुरी के नाम से जाना जाता है। और इस बकरियों को बकरियों की रानी कहा जाता है, तो इन बकरियों को क्या कहा जाता है, बकरियों की रानी कहा जाता है। आगे आगे देखते हैं। आगे है इसमें भारत का सबसे सोना जो है, सबसे सफ़ेद सोना कहलाता है, तो सफ़ेद सोना क्या कहलाता है, कपास। आगे प्रश्न है कोटेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है, तो कोटेश्वर किस नदी पर स्थित है, भागीरथी पर स्थित है। आगे देखेंगे लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ की जैव उत्पादक है, तो किसका है, वो है चीड़ का। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो राष्ट्रीय उद्यान राज्य दिए हैं। ठीक है, मानस असम, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, और भीतरकानीन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, तो भीतरकानीन कहाँ है, उड़ीसा में। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ वो है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, वो है तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पर्वतमाला है, जो तमिलनाडु के पर्वत ग्रंथि के रूप में, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा कर्नाटक और केरल में भी आता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2, 6, 3 और 7। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस में है, केरल में, मुल्ला पेरियार। आगे है केसर प्राप्त होता है, तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है वर्तिका और वर्तिकांग्र से। गेहूं का ध्वज कंडवा कहते हैं, तो गेहूं का ध्वज कंडवा किसे कहते हैं, यूरोसिस्टस को। बाजरा एवं तिल के बीजों को निकाल जो है मिलाकर बोना है, तो अगर देखो बाजरा एवं तिल के बीजों को मिलाकर बोना डैश है, तो मिलाकर बोना क्या होता है, मिश्रित खेती होती है ना। आगे देखेंगे वैसे मिश्रित खेती किसको कहा जाता है, जिसमें पशुपालन भी होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, खरपतवार बोल रहा है, खरपतवार, तो खरपतवार कहाँ है, जबलपुर में। जब होगा खतरा, ऐसे बोलते नहीं हम, तो जब होगा खतरा, तो जब खरपतवार। आगे प्रश्न है इसमें DAPOG एक विधि है, तो DAPOG एक विधि है, किस चीज़ की है, रोपाई की विधि है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रुपाई का। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पहले तक आते थे, अभी 2015 का है ये, है ना। आगे है मालवी चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवी चमत्कार प्रजाति किसकी है, अरहर की। आगे है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत होता है, तो कौन सा होता है, धान का खेत। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो कहाँ है, तमिलनाडु में। 1965 में चालू किया गया था। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो है संतोपथ ग्लेशियर में। देखो यहाँ पर दिया गया अलकनंदा जो
अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल तो संतोपत ग्लेशियर है, तो इसमें क्या दिया गया, अलकनंदा गंगा नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम संतोपत हिमनद से होता है। और अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। और ध्यानवत रहे कि गंगा का निर्माण दो धाराओं से मिलकर हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी, और वे देव प्रयाग में मिलने से होता है। और सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही अवस्थित है। आगे संतोपत ग्लेशियर स्थित है, तो संतोपत ग्लेशियर कहाँ स्थित है, गढ़वाल हिमालय में। डेयरी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन डैश वर्ष में शुरू किया गया था, डेयरी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, तो 1988 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1988 में शुरू किया गया था। देखो क्या लिखा है, डेयरी विकास एवं प्रौद्योगिकी मिशन 1988 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन, प्रोसेसिंग, विपणन और डेयरी सहकारिता के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत में जो है कालीन ऊन का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, कालीन ऊन का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, राजस्थान। देखो भारत में कालीन ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान में उच्च गुणवत्ता वाली कालीन ऊन का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संस्था जो है स्थापना, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये हमने अभी से रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, तो ये कब हुई थी, 1965 में। आगे है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है, कोलकाता, हावड़ा। आगे है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, यह है डफलिन, डफलिन डॉल्फिन। पता नहीं डॉल्फिन के लिए डफलिन क्यों निकलता है हमें हमेशा मुंह से, लेकिन ये डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन है। देखो भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन है, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मई 2009 में गंगा नदी में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में जो है अनुसूचित किया था। भारत में राष्ट्रीय ग्रीन जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट, तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना इनमें से कोई नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो नेशनल जो बुक ट्रस्ट थी उसकी स्थापना 1957 में हुई गई थी। देखो यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में पढ़ने की क्षमता में विकसित करने के लिए की गई थी, और मानव विकास मंत्रालय और क्या लिखा है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह सर्वोच्च निकाय है। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला कहाँ है, जोजिला है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है, तो आधुनिक कृषि के जनक है MS स्वामीनाथन। सोंग नदी की सहायक नदी, सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, वो है गंगा की। मिलन क्या है, तो मिलन क्या है, मिलन है एक ग्लेशियर। निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है, तो बायोडीजल का मुख्य स्रोत कौन सा है, जेट्रोफा। जेट्रोफा का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है बायोडीजल बनाने के लिए। देखो लिखा है, जेट्रोफा एक बहुउपयोगी पौधा है जिसका उपयोग जो है जेट्रोफा कर्कस के रूप में के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एक झाड़ीदार पौधा है जो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधित और उप कटिबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पे जो है इसके बीजों में उच्च मात्रा में तेल होता है जो बायोडीजल के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। आगे है, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जड़ से, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे प्रश्न है, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, हिमालय में ना, तो गुरु शिखर नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न है इसमें, अंडमान निकोबार में जो है शासन और शिक्षा का भाषा क्या है, तो कैसी है, वो हिंदी है, ठीक है, आधिकारिक भाषा। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, मैनाक पर्वत। गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, और ऊंचाई कितनी है, 1722। निम्नलिखित पहाड़ियों में से जो है पूर्व पश्चिम दिशा और का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है, तो नागा, मिकिर, खासी और गारो, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो पहाड़ियों के पूर्व के से जो है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ऐसे यहाँ से यहाँ लगाना है, तो नागा, मणिपुर, नागालैंड यहाँ है ना, नागालैंड, मिकिर, खासो, गारी, हाँ तो ये सही हो जाएगा, नागा यहाँ पे है ना, तो आंसर ये होगा। चलो आगे देखेंगे,
निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का क्या होता है? कच्चा रेशम, है ना। और टिश्यू कल्चर का क्या होता है? टिश्यू कल्चर का एक तकनीकी है जिसमें जो है पादप जो है उतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को जो है निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम का उगाया जाता है। और ये पूर्ण जो है शतकता सिद्धांत पर आधारित है। और इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक जो है कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। पिसिकल्चर क्या होता है? पिसिकल्चर एक मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। पौधे के किस भाग में कहवा प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है? तो कहवा कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से, ठीक है। कहवा पौधे से बीजों से प्राप्त होता है। और ध्यान रहे कि कॉफ़ी और कहवा एक ही तरह के पेय हैं, परंतु कॉफ़ी पेड़ के भुने हुए बीजों से बनती है, जबकि कहवा हल्के भुने और हरे काफ़ी जो है बीन्स से बनती है। और कहवा पारंपरिक जो है मध्य पूर्वी पेय है। मुझे लगता है ना कहवा और कॉफ़ी कुछ इलाकों में सेम ही चीज़ कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है। इसके अलावा देखो, जिसे मुख्य रूप से कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पिया जाता है। कहवा को अरबी कॉफ़ी भी कहा जाता है। देखो ना, इसने कॉफ़ी बोला तो है, तो अरबी कॉफ़ी कहीं ना कहीं कॉफ़ी है कहवा भी, जिसे दल्ला नामक एक विशेष कॉफ़ी पॉट के में जो है परोसा जाता है। दल्ला नामक, देखो इसमें क्या लिखा है? दल्ला नामक एक जो है कॉफ़ी पॉट है, उसमें क्या है? इसे परोसा जाता है। किसको? कहवा को। दल्ला नाम कैसा है ना इसका? दल्ला कॉफ़ी पॉट में से परोसा जाता है कहवा को। देखो आगे दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखो साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। इसको बनाने का उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और इसे खतरे में डालने वाला जो है गतिविधियों की कार्रवाई करना है। और पहले इसे 29 दिसंबर को बनाया जाता था, लेकिन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 मई को कर दिया गया। अतः अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को बनाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है ना, इसका यह है कि जो खतरे में गई हुई गतिविधियां हैं ना, जिसके चक्कर से जो जैव विविधता है वो खतरे में हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं सही करना है। लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? वो है पिथौरागढ़ में। देखो इसमें दिखाया गया है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन तिब्बत में स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। और ये दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच जो है त्रियंजक बिंदु है, यानी कि ऐसा है, देखो ऐसा, ठीक है। और क्या दिया गया है? और इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि 1962 में ये बंद कर दिया गया था और 1992 में इसे पुनः खोला गया, ठीक है। आगे है, भारत में कौन सा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? तो कौन सा है? वो है कल्लपक्कम। आगे है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? चेमाउडुंग हिमनद से। चेमाउडुंग हिमनद से। इसको ना हम ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे, चेमाउडुंग हिमनद से। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी? ताप्ती नदी बहती है भ्रंश घाटी से, ठीक है। देखो इसमें ताप्ती नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वत के बीच मध्य घाटी से प्रभावित होती है, भ्रंश घाटी से, ठीक है। और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मलाई नामक स्थान जो है मलताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से होता है और नर्मदा के समानांतर 724 किलोमीटर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ध्यानवत रहे कि ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है और इसके मुहाने पर सूरत शहर स्थित है। आगे है, धालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कहाँ है? यह है यमुना नहर पर। आगे हिमालय पर्वत की माला का उदाहरण है, किसका है? वलीत पर्वत माला का, यानी कि फोल्डेड माउंटेन का। स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। देखो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। और किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और कितने किलोमीटर का है ये? 5846, ठीक है। पशुगण की श्रेणी में सतत जो है वधिष्णु क्रवत मौजूद होते हैं तो कौन सा है ये? लेगोमार्फा। व्यापक अंतर पंक्ति और निकट अंतरा पंक्ति अंतरालन के साथ फसल का रोपण डैश के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में? आयताकार रोपण के रूप में। मवेशियों में बैंक्स रोग का दूसरा नाम डैश है तो क्या है? वो है ब्रूसिलोसिस। कुछ क्वेश्चन तो बहुत एडवांस लेवल के हो गए हैं इसमें, आगे देखेंगे।
जो है वयस्क मवेशी को आहार देने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान है, तो कौन सा है, वो है 60 सेंटीमीटर। आगे है, सुब्बुल के पत्ते शुष्क पदार्थ के आधार पर परिशिष्ट प्रोटीन की मात्रा डैश होती है, तो कितनी होती है, 21%। मत्स्य चारे का कैल्शियम की मात्रा डैश होती है, तो कितनी होती है, 2। अनुपमर्ग का जो है मृग का अन्य नाम है, तो जो मृग है ना अनुपमृग, इसका अन्य नाम क्या है, बारहसिंगा। बारहसिंगा को अनुपमृग भी कहा जाता है। मधुमक्खियों के पालन को डैश के रूप में जानते हैं, तो एपीकल्चर अभी हमने देखा था, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको क्या कहते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। आगे प्रश्न दिया गया है इसमें, पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है, तो पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है, देखो चीड़ के पेड़ से पाया जाता है ना। और अभिशाप भी माना जाता है पिरुल को, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें आग भी जल जाती है, और वनों में आग लगने का मुख्य कारण एक ये भी है, आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है ये अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। रिपीटेड प्रश्न, ये भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। आगे दिया गया है प्रश्न, लक्षद्वीप डैश में स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। तो बैरोमीटर का उपयोग डैश होता है, तो बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पोडोलॉजी, तो पोडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। आगे है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा है, 7वां। माड़ा पास है, तो माड़ा दर्रा कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। प्रश्न है, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है, नहीं। अब देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसमें म्यांमार से भी होता है, भारत भी है और बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश यहाँ पे तो बांग्लादेश भी पड़ता है ना, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे था, लेकिन पाकिस्तान से जाती है नहीं ना, पाकिस्तान के नीचे से होके जाती है, तो पाकिस्तान इसका आंसर होगा, जहाँ से नहीं जाती है, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया, निम्न में से भारत का सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेली पार्क का नया नाम क्या है, तो हेली पार्क का नया नाम क्या रखा गया है, वो क्या गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। उस टाइम का वो था ना, जिस तरह से बार बार इसको 3 बार इसका नाम चेंज किया, रामगंगा भी रखा गया, ठीक है। तो उसका जिम कॉर्बेट, और बना कब था, 1936 में। निम्न में से कौन जो है मौसम का तत्व नहीं है, तो मौसम का तत्व कौन सा, देखो तापमान भी होता है, वर्षा भी, वायुदाब भी, लेकिन भूकंप नहीं है। भूकंप तो एक आपदा हो गई ना। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, अंडमान निकोबार में। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन वाला जो क्षेत्र है कौन सा है, तो कौन सा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टाई मैदान। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों की सीमा है, तो रेड क्लिफ की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कौन सी सीमा को क्या कहा जाता है, देखो पहला है, भारत चीन के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान की डुरंड रेखा, भारत म्यांमार की सीमा को जो है पैमंटन लाइन कहा जाता है, और भारत भूटान के बीच की सीमा को जो है गैलेफू क्या कहा जाता है, गैलेफू लाइन कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कोरियन कहा जाता है, कोरियन DMZ, उत्तर दक्षिण कोरिया को, ठीक है, कोरियन DMZ। आगे है, आसन नदी की सहायक नदी कौन सी, तो आसन नदी की सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना नदी। आगे देखेंगे, जलोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं, तो कहाँ होते हैं, वो होते हैं गिरिपाद में। आगे प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है, वलीत पर्वतमाला का, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, इसके बाद हम करेंगे कल वाली वीडियो में इसको। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आज हमने यहाँ तक कर लिया है, कल हम करेंगे इससे आगे को प्रश्न। थैंक यू।